देख के रहे हैं तो आप देख रहे होंगे विज़न आईएएस संस्थान का मॉडल टेस्ट पेपर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। और इस मॉडल टेस्ट पेपर में जो आज हम पेपर कर रहे हैं सॉल्व वो है आईएएस यानी आपका यूपीएससी प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम का पेपर संख्या 2 यानी जीएस पेपर 2, जिसमें हम लोग सीसेट के क्वेश्चंस पेपर्स को सॉल्व करेंगे। तो डिस्कस करते हैं, ठीक है। और हमारे चैनल को प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, और इसे ऐसे ही आप आगे बढ़ाते रहिए। तो आज आपका सेकंड पेपर है, जैसा कि आप लोग जानते हैं इसमें क्या दिए जाते हैं, पैरा दिया जाता है और मैथ्स और जीएस मैथ्स के क्वेश्चन दिए जाते हैं। तो आज जो हमारा है तो इसमें पैराग्राफ है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं और यहाँ पर 80 क्वेश्चंस होंगे। पहला क्वेश्चन क्या है, बाघ पृथ्वी पर सबसे महत्वपूर्ण है लेकिन सर्वाधिक खतरे वाले पर्यायवासों में से कुछ एशिया की अनेक साधारण प्रजातियां विकसित होती हैं। सुमात्रा में घने उष्णकटिबंधीय वन विश्व में एकमात्र पर्यायवास हैं जहां बाघ, ओरंगुटान, गैंडा और हाथियों के साथ रहते हुए पाए जाते हैं। बाघ के पर्यायवासों की रक्षा करने से न केवल इन विशिष्ट बड़ी बिल्लियों की रक्षा करने में मदद मिलती है बल्कि हजारों अन्य प्रजातियों की भी रक्षा होती है। जिस क्षेत्र में ये विचरण करते हैं उसका केवल 5% ही हिस्सा ही है शेष है। वनों में कटाई, अवसंरचना और अन्य मानवीय हस्तक्षेप के कारण बाघ अपने पर्यायवास को खो रहे हैं, जिससे वे तेजी से ह्रासमान प्रकृति में क्षेत्रों में ये आप मर्म समझिए, यानी मर्म का मतलब होता है सारांश कौन से यहाँ पे मदद करता है सबसे सही। तो अगर हम सारांश की यहाँ पे बात करें, क्या लेख है, क्या आपको समझ में आया, इसको यहाँ पे डिस्कस कराया गया है। तो ऑप्शन ए जो हम लोग देखेंगे तो ऑप्शन ए क्या कह रहा है, पृथ्वी पर वनों की कटाई और मानवीय हस्तक्षेप के कारण सर्वाधिक संकट वन प्रजाति बन गए हैं। पृथ्वी पर वनों की कटाई और अन्य मानवीय हस्तक्षेपों के कारण बाघ सर्वाधिक संकटापन्न प्रजाति बन गए हैं। तो ये इस पैराग्राफ में इस पर मानवीय हस्तक्षेप या वनों की कटाई पर ज़्यादा उल्लेख या जोर नहीं दिया गया है, इसलिए हमारा पहला ऑप्शन सही मर्म नहीं बता रहा है। दूसरे ऑप्शन पर चलते हैं। कीस्टोन प्रजाति होने के कारण बाघ के पर्यायवास को संरक्षित करना महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो यहाँ पर पर्यायवास जो शब्द आया है इस पैराग्राफ में कई बार प्रकट किया है। पर्यायवास क्या है, महत्वपूर्ण टॉपिक है, बात है इसमें, ठीक है। दूसरी बात, बाघों की सबसे बड़ी आबादी एशिया में, इसकी कोई चर्चा इस पैराग्राफ में नहीं की गई है, जनसंख्या के बारे में नहीं बताया गया है। बाघों के घटते पर्यायवास के कारण लगातार मानव वन्यजीव संघर्ष उनको खतरा हो सकता है। तो मानव जीवन के संघर्ष के बारे में भी कोई चर्चा यहाँ पर नहीं की गई है, यानी ये भी जो है वो हमारा सही नहीं है। यानी ए की कुछ चर्चा आपको यहाँ पे मिलती है, बी की पर्यायवास के बारे में बिल्कुल सही बात की गई है, और सी डी कतई नहीं मिलता है। तो आंसर कौन सा होगा, आंसर ए बी जो है हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। आप चाहे पैराग्राफ में दोबारा से पढ़कर देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, और 2 के लिए भी हमें एक पैराग्राफ दिया गया है जिसे हम लोगों को क्या है जरा पढ़ते हैं। किसी भी सामाजिक सुरक्षा उपाय का उद्देश्य व्यक्तियों को, परिवारों को यह विश्वास दिलाना है कि उनका जीवन स्तर और उनके जीवन की गुणवत्ता सामाजिक या आर्थिक स्थिति से खराब नहीं होगी
एक कर्मचारी अपने कार्यस्थल पर न केवल आर्थिक अभिप्रेरण के लिए बल्कि अपनेपन और सुरक्षा की भावना के लिए कार्य करता है। इसलिए नियोक्ता को यथासंभव यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसके कर्मचारियों को यह मनोवैज्ञानिक संतुष्टि हो कि उनका और उनके परिवार का जीवन सामाजिक रूप से सुरक्षित है और उनकी देखभाल की जा रही है। भारतीय कानून अत्यधिक दृढ़ता से इस उद्देश्य की ओर अग्रसर है और इसके कारण एवं कई अन्य कारकों के कारण आज श्रम रोजगार की दुनिया में कर्मचारियों तथा नियोक्ताओं के हित एक दूसरे के समान हैं, ठीक है। और मुख्य ध्यान दोनों के संयुक्त हित और संतुष्टि पर है। यदि इन शर्तों पर नियोक्ता और कर्मचारी दोनों को संयुक्त प्रयास एवं योगदान से पूरा किया जाता है तो एक तरह से कार्यस्थल काफ़ी हद तक घर बन जाएगा। तो इस पैराग्राफ में आप लोग देखते हैं हमारे ऑफिशियल जीवन यानी और ऑफिस के जो नियोक्ता और कर्मचारियों के बीच संघर्ष का एक माहौल बना रहता है उसे कैसे सहयोगात्मक किया जाए इस पर विचार किया गया है। आइए अब हम इस पर विशेष क्वेश्चन क्या हैं तो उस पर विचार करते हैं। तो उपयुक्त परिच्छेद के आधार पर पूर्व धारणाएं क्या बनाई गई यानी हमारा एजम्पशन क्या है इस पर विचार करना है। ठीक है, तो देखते हैं दूसरा नंबर क्या है। उपयुक्त परिच्छेद के आधार पर निम्नलिखित पूर्व धारणाएं बनाई गई हैं। किसी कर्मचारी को उसके परिवार के जीवन की समुचित गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए सामाजिक सुरक्षा का उपाय सर्वश्रेष्ठ तरीका है। वेतन से अधिक कार्यस्थल के प्रति अपनेपन की भावना ही कर्मचारी को कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कि क्या पूर्व धारणाएं की जाती हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पे कार्यस्थल के अपनेपन की पूर्व धारणाएं की पहले आप इसका मतलब समझिए मित्रों। पूर्व धारणा का मतलब होता है कि हम पूर्व में क्या सोचते हैं। ये जो पैराग्राफ है इससे पहले क्या सोच रही होगी जिससे ये पैराग्राफ किया गया। तो एक ये हो सकता है कि कार्यस्थल में अपनापन लोगों पे नहीं आता है, नियोक्ता और मजदूर के बीच आपस में संघर्ष श्रमिक के बीच लगा रहता है तो नियोक्ता उस पर अपना आधिपत्य समझता है और मजदूर नियोक्ता के द्वारा उठाए गए कदमों को क्या करता है, सोचता है कि ये हमारे बलपूर्वक हमारा शोषण कर रहे हैं तो हम ऐसा काम ना करें। तो इस संघर्ष को जिसे आप वर्ग संघर्ष के तौर पर कार्ल मार्क्स के उसके तौर पर देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पूर्व धारणा में अगर हम देखें क्या क्या बात है तो पहली बात आती है कर्मचारी और उसके परिवार के जीवन के बारे में यहाँ किसी प्रकार का कोई उल्लेख नहीं है, ये कोई पूर्व धारणा की बात नहीं की जाएगी। दूसरा, वेतन से अधिक कार्यस्थल के प्रति अपनेपन ही भावना ही कर्मचारियों को कार्य के लिए प्रेरित करती है तो इस पर भी किसी प्रकार की चर्चा यहाँ पर नहीं की गई है। ये भी बात क्या है हमारी पूर्णतः सही नहीं है क्योंकि कर्मचारियों को अपनेपन की तो बात की गई है लेकिन ये जो वेतन की बात की गई इसकी कोई चर्चा नहीं है। तो ये भी आंसर हमारा क्या होगा, विकल्प गलत होगा। तो उपरोक्त में से पूर्व धारणाएं वैध हैं, एक भी वैध नहीं है तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी हमारा आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन पर जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने। क्या है क्वेश्चन नंबर 3? निम्नलिखित में से कौन सा परिच्छेद के मर्म का सर्वोत्तम प्रतिबिंबित करता है। अब परिच्छेद का मर्म बताना है। कर्मचारी प्रबंधक वर्ग प्रदर्शन को कोई गुना बेहतर हो जाते इसकी भी कोई चर्चा नहीं है। ठीक है, भारत को अपने जनसांख्यिकी लाभांश के बारे में आवश्यक है यही क्या
बाई क्यू क्या दिया गया है, पी बाई क्यू का p% और p का p बाई क्यू %, p बाई क्यू का r%, तो r का मान बताना है। ठीक है, तो इसे जिस प्रकार बोला गया है उस प्रकार लिख लेते हैं, उसके बाद आगे करते हैं। तो इसे हम क्या लिखेंगे, इसे जरा लिखो, इसे हम लिखेंगे p/100 इंटू p/q प्लस p मल्टीप्लाई बाई p/q बटे 100, और इसे लिखेंगे p/q इंटू r/100। ठीक है, अब जरा देखो इसे सॉल्व करो। ठीक है, इसे अगर हम सॉल्व करें तो क्या आएगा, p² प्लस 100q प्लस p² बटे 100q, ठीक है, इज इक्वल टू PR, ठीक है, बटे q100। समझना ध्यान से। तो इसे क्या है, इन तीनों कट जाएंगे। ठीक है, बचा क्या ऊपर, 2p² इज इक्वल टू PR। r की वैल्यू निकालनी है, एक p से एक p काट दो, तो r इज इक्वल टू r इज इक्वल टू कितना आ गया, सीधा सीधा। ठीक है, कोई कठिन क्वेश्चन, केवल क्वेश्चन को देखकर मित्रों आपको घबराना नहीं है, आपको जैसा जैसा वो बोल रहा है, CSET की सबसे अच्छी खासियत यही होती है मित्रों कि मैथ का क्वेश्चन अगर इसमें आए तो वो आपके लिए बहुत बेनिफिट है, बेशक आप मैथ बैकग्राउंड के ना हो। मैंने कुछ नहीं, इसमें सिंपल मैथ की है, p/q, q का मतलब मल्टीप्लाई होता है, मल्टीप्लाई कर दिया, p/q इसका भी मतलब मल्टीप्लाई होता है, मल्टीप्लाई कर दिया। हमें r की वैल्यू निकालनी थी, सॉल्व करते गए, यहाँ क्या है, यहाँ एलसीएम लिया गया और सबके सेम एलसीएम है, सब कट गए, अगर ऊपर ऊपर जोड़ा p2 तो 2p² 2p² PR इक्वल टू 2p², इसलिए कट गया, तो r इक्वल टू कितना आ गया, 2pi। कितना इजी क्वेश्चन है और आपको इसमें कठिन में घबराना नहीं है, आप आसानी से ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब हम अपने आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आगे हमारा क्या क्वेश्चन है, इसको जरा हम लोग सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन और भी सरल होगा, ये मान के किया करें, और मैथ बैकग्राउंड का होना या बीटेक का होना या इंजीनियरिंग का होना, ये कोई CSET पास करने की गारंटी नहीं है। आप सिंपल मैथ पढ़े हुए हैं तो अभी आप इसे सॉल्व करें। देखिए, राजू और बिट्टू की आयु का योग 15%, उनकी आयु का अंतर 25% के बराबर है। ठीक है, ठीक, और बिट्टू की आयु को कितना प्रतिशत की आयु के बराबर होगा। ठीक, तो जैसा बोला है मित्रों वैसा कर दो, कोई दिक्कत नहीं है भैया, कतई कोई दिक्कत नहीं है। क्या है, राजू और बिट्टू के योग का 15%, तो राजू की आयु x मान लो, बिट्टू की आयु y मान लो, तो x प्लस y का 15% इज इक्वल टू कितना है, अंतर x माइनस y का 25%। बस जो बोला वो लिखा, कुछ किया ही नहीं इसके बाद हमने। ठीक है, अब जरा साफ साफ इधर लिख लेते हैं, तो 15x प्लस y बाई 100। ठीक है, ऐसे ही 25x माइनस y बटे 100। ठीक, कुछ नहीं, ठीक है। तो क्या किया है हमने, कुछ नहीं किया, हमने सीधा सीधा x प्लस वाई का 15% और x माइनस वाई का 25% क्या कर दिया है, बराबर कर दिया है। कुछ नहीं किया, सिंपल एक काम। अब ये जो एलसीएम है
ये कट जाएंगे 100 15x प्लस 15y इक्वल टू 25x माइनस 25y। कुछ नहीं करना, सीधा सीधा ला के इधर जोड़ दो, यानी 10x इज इक्वल टू 0 और 14y। क्या हो गया? 10x इज इक्वल टू 14y। ठीक है, तो सीधा सीधा x इज इक्वल टू वैल्यू निकल आएगी 4y की। कितनी? x इक्वल टू 4y के बराबर। राजू की आयु क्या है? क्या क्वेश्चन क्या है? बिट्टू की आयु का कितना प्रतिशत राजू की आयु के बराबर है? तो आपने देखा कि राजू की आयु जो है वो 4 गुना है बिट्टू की आयु की। तो अब हम इसका प्रतिशत निकालेंगे। तो मित्रों, प्रतिशत निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, हम देख लेते हैं कि क्या करना है। हमें सीधा सीधा करना है कि x बटे बाई का प्रतिशत निकालना है। तो x की वैल्यू कितनी हो गई? 4y, और y की वैल्यू y है ही, और मल्टीप्लाइड बाई 100 यानी कितने प्रतिशत? 400%। कितने प्रतिशत मित्रों? 400%। ये दिया गया है आंसर। आपका आंसर, कोई कन्फ्यूज़न नहीं है किसी प्रकार का, आसानी से कर लेंगे। डोंट वेरी। अगर हम लोग हैं, हमारे चैनल से जुड़े रहिए, तो आप CSAT को तोड़ डालेंगे, फोड़ डालेंगे, परेशान मत होइए। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे क्या है? आगे है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। इसको जरा देखते हैं। नीचे दो कथन S1 और S2 दिए गए हैं, उनके उपरांत प्रश्न दिया गया है। S1 x और y का 40% है, y z का 60% है, x y से 25% अधिक है और y z से 20% कम है। प्रश्न z के संदर्भ में x का मान क्या है? उपरोक्त कथनों में से प्रश्न के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से सही हैं, ये बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, पहले कथन में जो बोला गया है उसे हम कैसे लिख सकते हैं, पहले ये समझिए। x y का 40% है, यानी x इज इक्वल टू बाई मल्टीप्लाइड बाई 1400। तो ये हो गया, ये कट गया, तो x इज इक्वल टू 0.4 बाई कितना? 0.4 बाई, ये पहले में लिखा है। ऐसे ही y इज इक्वल टू हो जाएगा 0.6z, ये दूसरे स्टेटमेंट का मतलब है। अब यहाँ पे देखना है z के संदर्भ में x का मान क्या होगा और yz। ठीक है, और अगर हम इसे सॉल्व करते जाएं और निकालें तो x इज इक्वल टू कितना निकल आएगा? x इज इक्वल टू निकल आएगा 0.24z। कितना निकल आएगा? 0.24z। बिल्कुल सही है। अब x का मान निकल आया। अब क्या है? कथन 2 में क्या बोला गया है? ये पहले का मतलब है x y से 25% अधिक है और y z से 20% कम है। अब सेकेंड कथन के अनुसार अगर हम निकालेंगे तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? x इक्वल टू आ जाएगा आपका y प्लस 0.25 बाई, यानी इसे लिख सकते हैं 1.25 बाई। और ऐसे ही z इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 0.8z, यानी y इक्वल टू ये हो जाएगा। तो यहाँ पे x की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो हो जाएगी z के बराबर। किसके बराबर? z के बराबर। अब विकल्प क्या है? अकेला S1 ही प्रश्न का उत्तर देने में पर्याप्त है, S2 प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, या तो S1 ले लें या S2 ले लें। तो आप देख सकते हैं S1 से भी हमने x बराबर z निकाल लिया और S2 से भी हमने x बराबर z निकाल लिया। यही स्टेटमेंट दिया गया है कि किसकी सहायता से आप x बराबर z निकाल लेंगे। तो हम सीधी बात है कि तो हमें S1 दे दो चाहे S2 दे दो, हम x बराबर z निकाल लेंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा मित्रों? C हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। ये है आपका ग्राफ का क्वेश्चन। जरा समझिए, निम्नलिखित आलेख को ध्यानपूर्वक ध्यान दीजिए और दिखाए गए आलेख में 17 से 22 तक के वर्षों में सचिन की आय और व्यय हजारों में दर्शाई गई है और एक्सपेंडिचर और अर्निंग को है। तो निम्नलिखित में से आपको बताना है। तो देखते हैं क्या क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस वर्ष में पिछले वर्ष की तुलना में आय के प्रतिशत में वृद्धि या कमी अधिकतम है? मित्रों, ये जो क्वेश्चन होता है ग्राफ का, काफ़ी सरल होता है।
अगर आप इसकी प्रैक्टिस करके जाएंगे तो जल्दी आंसर दे लेंगे। अगर प्रैक्टिस नहीं भी हो पा रही है किन्हीं कारणों से, तो अगर आप ध्यान से इसको सॉल्व करेंगे और ध्यान से बारीकियों को नोट डाउन करते हुए करते जाएंगे तो आप इसे सॉल्व कर लेंगे। देखिए क्या क्वेश्चन है, पिछले वर्ष की तुलना में आय प्रतिशत की वृद्धि या कमी अधिकतम थी। तो पिछला वर्ष में अगर हम आय निकालें, पिछले वर्ष की तुलना में आय प्रतिशत, तो देखिए जरा 2017 में ये रही आपकी इनकम 350, 2018 में 300 घट गई है, 450 हो गई, 300 से 150 बढ़ गई है, ठीक है, और फिर 600 बढ़ गई है, ये अच्छा 150 का मार्जिन फिर इसने कमाया, फिर घट गई है, 200 घट गई है, फिर 450। तो पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि या कमी अधिकतम थी। तो आप ये देखो 350 से 300 हो गई, यानी 50 कम हुई, फिर 150 बढ़ी है, फिर भी 150 बढ़ी है, फिर 200 कम हुई है, फिर 50 बढ़ी है। तो सबसे कमी आप देखोगे तो 2020 से 2021 में कमी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे किसमें प्रतिशत अधिकतम कमी हुई है, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि जो 300 से और आपकी 2020 में 450 हुई है, इस 450 से 2021 की तुलना में 2022 में हुई प्रतिशत वृद्धि अगर हम निकालेंगे तो 12.5, 19 से 20 में हुई प्रतिशत कमी वृद्धि 33.3 और 20 से 21 में भी कितनी हुई है, 33.3। तो सबसे पहले वाला आंसर हमारा यहाँ भी 33, यहाँ भी 33, तो यहाँ पे कौन सा आंसर मानेंगे हम, पहला वाला आंसर मानेंगे और 2019 सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन, पिछले वर्ष की तुलना में 2020 में आय और व्यय में कितने वृद्धि की अनुपात क्या था। तो यहाँ पर देखेंगे 6:5, 9:7, 1:2, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये भी आपका क्या आएगा, ये भी आपका सही एक भी नहीं होगा, क्योंकि रेशियो जो आ रहा है और इसे सॉल्व करेंगे तो वो आएगा आपका 1:1, जो कहीं नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्या है, एक धनराशि है, ठीक है, और 6 वर्षों में 16 गुना, 10 वर्षों में 81 गुना हो जाती है। चक्रवृद्धि ब्याज की दर बताइए। तो यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज की दर अगर हम देखेंगे तो चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला लगाएंगे, मूलधन 1 और समय अवधि। तो मित्रों यहाँ पर जब इसे सॉल्व करेंगे तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर आएगी 50%। कितनी आएगी, 50%। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। यहाँ भी ये सही नहीं है, ठीक है, समझे। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। संजय की निश्चित राशि में साधारण ब्याज पर क्या हुआ है, निवेश करता है, 7 वर्षों में ब्याज के रूप में इतने रुपए प्राप्त करता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या विचार है, क्या है, यदि ब्याज दर 2% की वृद्धि हो जाती है तो वो 7 वर्षों में 3280 रुपये प्राप्त करेगा। यदि 3% घटा दी जाए तो 7 वर्षों में 2430 रुपये प्राप्त करेगा। तो यहाँ पर यदि देखें साधारण ब्याज की गणना करने पर मूलधन, ब्याज दर और समय अवधि की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि हमें ना मूलधन पता ना समय अवधि पता, तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, यानी हमें एक भी यहाँ पे आंसर सही नहीं है, डी आंसर इसका सही होगा, ठीक है। अब जो क्वेश्चन है वो फिर हमारा पैराग्राफ का क्वेश्चन आ गया है। तो अब हमें फिर पैराग्राफ ध्यान से पढ़ना है और इसे आंसर्स देने हैं। क्या है, पारंपरिक खाद्य सुरक्षा कार्यक्रमों की प्रवृत्ति उत्पादन केंद्रित दृष्टिकोण अपनाने की है, जो खाद्य पदार्थों की आपूर्ति बढ़कर खाद्य सुरक्षा के उत्पादन पर ध्यान केंद्रित करने से अन्य क्षेत्रों की उपेक्षा होती है, जिसमें प्रायः खाद्य प्रणाली द्वारा खराब प्रदर्शन करने के मूल कारणों के साथ साथ बृहद प्रभाव करने वाले लाभ लिवरेज बिंदु भी पाए जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त खाद्य प्रणाली में परस्पर संबंध अंतःक्रिया प्रतिपुष्टियों का अर्थ है कि किसी एक क्षेत्र में प्रत्यक्ष रूप से हस्तक्षेप दूसरे क्षेत्र में जोखिम उत्पन्न करता है या समस्या बढ़ा देता है, ठीक है। तो यहाँ पर यदि हम बात करेंगे तो मित्रों कौन से आंसर्स बनेंगे उस पर विचार करना है। क्या है, मर्म बताना है, कौन सर्वोत्तम मर्म बताता है। तो यहाँ पर ध्यान से हम पढ़ें और इसका मर्म बताएं। तो देखें, पहला,
पहला क्या है, खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम भुखमरी से संबंधित नई चुनौतियों को समाधान नहीं करते, इसके बारे में कोई विकल्प नहीं दे रहा है, कथन में ऐसी कोई बात नहीं की गई है। दूसरी बात पे आ जाते हैं, खाद्य सुरक्षा समाधान करने के लिए अन्य उपायों में नगद हस्तांतरण की कोई बात नहीं है। खाद्य सुरक्षा की नई चुनौतियों से निपटने के लिए अंतःक्रिया प्रतिपुष्टि खाद्य प्रणालियों की संरचना में समय बदलाव किए जाने की आवश्यकता है, इसके भी बारे में कोई चर्चा नहीं है। केवल खाद्य उत्पादन बढ़ाकर ही इस खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना संधारणीय समाधान नहीं है। ये बात बिल्कुल सही है, यही हमारा मर्म होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्या है क्वेश्चन नंबर 12? पैराग्राफ दिया गया है, इसको ध्यान से पढ़ना और इसके संबंधित क्वेश्चन देना। विश्व बैंक ने एक नए अध्ययन के अनुसार असुरक्षित खाद्य पदार्थों के प्रभाव के कारण निम्न और मध्यम आय वर्ग वाली अर्थव्यवस्थाओं को उत्पादकता में ह्रास एवं चिकित्सा व्यय के रूप में प्रत्येक वर्ष लगभग 110 मिलियन अमेरिकी डॉलर का नुकसान होता है। इसके बावजूद कुछ भी ऐसे निवारक उपायों को अपना कर अधिकांश नुकसानों से बचा जा सकता है, जिसमें खेत से लेकर प्लेट तक खाद्य पदार्थों को प्रबंधित करने की संबंधी सुधार शामिल हैं। खाद्य पदार्थ की सुरक्षा को बेहतर प्रबंधन कई संधारणीय विकास लक्ष्यों, विशेष रूप से गरीबी, भुखमरी और जन कल्याण से संबंधित लक्ष्यों से प्राप्त करने में भी उल्लेखनीय योगदान देगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार 2010 में खाद्य जनित बीमारियों के कारण 600 मिलियन लोग बीमार हुए और 4,42,000 लोगों की असामयिक मृत्यु हुई थी। खाद्य जनित बीमारियों को वैश्विक बोझ असमान रूप से वितरित है। दक्षिण एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया और उप सहारा अफ्रीका के निम्न एवं मध्यम आय वाले देशों में उनकी जनसंख्या के सापेक्ष वह बोझ आनुपातिक रूप से अधिक है। इन देशों में 41% वैश्विक आबादी निवास करती है, लेकिन सभी खाद्य जनित बीमारियों से होने वाली 53% बीमारियों और इससे संबंधित 75% मृत्यु इन्हीं देशों की दर्ज पर की गई है। असुरक्षित खाद्य पदार्थों में छोटे बच्चों को सर्वाधिक खतरा होता है। हालांकि विश्व की आबादी 5 वर्ष से कम आयु बच्चों की हिस्सेदारी मात्र 9% है, लेकिन इनकी हिस्सेदारी खाद्य जनित बीमारियों में लगभग 40% है और संबंधित मृत्यु में इनका 13% है, 30%। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है। तो जैसा कि ये पैराग्राफ आप देख रहे हैं, खाद्य संबंधी बीमारियों और कुपोषण उससे संबंधित है। ठीक, तो ज़रा इसके क्वेश्चन समझते हैं। क्या क्वेश्चंस हैं देखें। उपरोक्त परिच्छेद के आधार पर क्या पूर्व धारणाएँ हैं, इसमें ये बताना है। देखो ज़रा, खाद्य जनित बीमारी जो का वैश्विक बोझ विभिन्न देशों में असमान रूप से वितरित है, लेकिन अलग अलग आयु वर्ग के रूप में वितरित है। ये बात बिल्कुल सही है। खाद्य जनित बीमारियों के कार्यों करने वाली एजेंसियों का मुख्य रूप से निम्न और मध्यम वर्ग वाले देश के छोटे बच्चों में ध्यान केंद्रित करना चाहिए। तो ये इसकी पूर्व धारणा है, और ये पूर्व धारणा नहीं, ये परिणाम पर बेस्ड है। ठीक है, ये परिणाम पर है, तो ये नहीं, ये सही होगा। पूर्व धारणा के लिए केवल बी ऑप्शन हमारा सही बैठेगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्या है? मूल भाव सर्वोत्तम मर्म क्या है, इसके बारे में बताना है कि इसका सर्वोत्तम मर्म क्या है। खाद्य जनित बीमारियों से बढ़ते वैश्विक बोझ के कारण विश्व स्वास्थ्य संगठन ने सक्रिय भूमिका की आवश्यकता है, नहीं, इसकी कोई चर्चा नहीं है। निम्न मध्यम वर्ग आय वाले देशों को विकसित देशों को खाद्य सुरक्षा संबंधी अपनाना चाहिए, नहीं। बढ़ती खाद्य जनित बीमारियों के कारण विशेष रूप से निम्न मध्यम वर्ग वाले देशों के स्वास्थ्य संबंधी अवसंरचना का निवेश बढ़ाने की अत्यंत आवश्यकता, ये भी सही नहीं है। तीसरा, खाद्य सुरक्षा पर ध्यान देना न केवल देश के स्वास्थ्य और अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि ये अंतर्राष्ट्रीय मानकों को पूरा करने के लिए भी महत्वपूर्ण है। यानी यही बात हमारी बिल्कुल सही है और यही आंसर होगा। नेक्स्ट परिच्छेद को पढ़ना है। क्या है? पर्यावरण लोगों के शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कल्याण का उल्लेखनीय भूमिका निभाता है। पर्याप्त सुधारों के बावजूद यूरोपीय देशों के बीच उनके भीतर पर्यावरणीय गुणवत्ता एवं मानव स्वास्थ्य को लेकर काफ़ी भिन्नता बनी हुई है। अनेक मार्गों और अंतःक्रियाओं को देखते हुए पर्यावरणीय कारकों एवं मानव स्वास्थ्य जटिल संबंधों को स्थानिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक की व्यापक संदर्भ में देखा जाना चाहिए। हालांकि पर्यावरण गुणवत्ता सुधार और मानव स्वास्थ्य पर बोझ कम करने के लिए समर्पित दृष्टिकोण के माध्यम से
अत्यधिक प्रगति हासिल की गई है, लेकिन अभी भी कई खतरे बने हुए हैं। इस दौरान कई नई चुनौतियां भी सामने आ रही हैं, जिनके अनेक प्रकार के संभावित, अत्यधिक सुनिश्चित, अनिश्चित पारिस्थितिकी और मानव स्वास्थ्य संबंधी निहितार्थ हैं। इसका संदर्भ है में तकनीकी प्रगति से नए लाभ मिल सकते हैं। हालांकि इतिहास नई प्रौद्योगिकी के कारण स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभावों से संबंधित कई उदाहरण भी प्रस्तुत करता है। तो यहाँ पर पैराग्राफ दिया गया है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन ये हैं। क्या है क्वेश्चन पहला? निम्नलिखित के मूल भाव बताना है। सर्वोत्तम मूल भाव क्या है इसका? तो सर्वोत्तम मूल भाव पहला पढ़ते हैं। पारिस्थितिकी और मानव स्वास्थ्य से बढ़ती चुनौतियों से निपटने के लिए प्रौद्योगिकी का सहारा लेने में वांछित परिणाम नहीं मिल सकते। ये कुछ हद तक यहाँ पे बोला गया है, हो सकता है ये सही हो। आगे पढ़ते हैं फिर। पर्यावरणीय गुणवत्ता, मानव स्वास्थ्य के उतार चढ़ाव केवल यूरोपीय क्षेत्र तक ही सीमित है, केवल एक पर्टिकुलर क्षेत्र की बात नहीं की गई है, गलत है। पर्यावरणीय स्वास्थ्य पर ध्यान देना, मानव स्वास्थ्य की चुनौतियों को समाधान करना असंभव है, इस पर भी चर्चा नहीं की गई है। किसी भी पारिस्थितिकी मानव स्वास्थ्य चुनौती का समाधान करने के लिए कोई भी तकनीक अपनाने से पहले उस किसी सरकारी मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला और के माध्यम से प्रतिकूल स्वास्थ्य और प्रभावों का मूल्यांकन करना महत्वपूर्ण होता है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो यही भी सही नहीं है, आंसर ए ही हमारा सटीक बैठ रहा है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्या कह रहा है 15? फिर पैराग्राफ है, पढ़िए। विगत दशकों में भारत ने स्वास्थ्य क्षेत्र में अत्यधिक प्रगति की है। भारत में जीवन प्रत्याशा 67 वर्ष से अधिक हो गई है। शिशु एवं 5 वर्ष की आयु के कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर में गिरावट आई है तथा बीमारियों में भी कमी आई है। पोलियो, गिनी कृमि रोग, पॉज, टिटनेस जैसी बीमारियां समाप्त हो गई हैं। इस प्रगति के बावजूद आगामी दशकों में संचारी रोगों के एक प्रमुख सार्वजनिक स्वास्थ्य या बने रहने की आशंका है, जो कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तर पर स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए खतरा है। ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियेंसी वायरस इन्फेक्शन और एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम, तपेदिक, मलेरिया और उपोषित कोष्ठकटिबंधीय रोगों जैसे स्थानिक रोगों के अलावा संचारी रोगों के प्रचार सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए चुनौती बना रहेगा। इसलिए समय रहते इन रोगों का पता लगाना और त्वरित प्रतिक्रिया हेतु उच्च स्तरीय तैयारी करना आवश्यक है। तो यहाँ पर देखेंगे ये हमारे रोगों से संबंधित पैराग्राफ है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन ज़रा समझिए। क्या क्वेश्चन है उसे देखिए। मूल भाव बताना है हमें, तो मूल भाव देखिए ज़रा। आगामी भविष्य में संचारी रोगों के उन्मूलन को संभव नहीं है, ऐसी कोई चर्चा यहाँ पर की गई है? यस, की गई है। उच्च जीवन प्रत्याशा, बच्चों की घटती मृत्यु से मानव पूंजी परिणाम स्वरूप विकास को बढ़ावा मिलेगा, इसमें तो बात नहीं की गई है, ये गलत है। तपेदिक, मलेरिया जैसे संक्रमण से निपटने के लिए प्रतिरक्षा विकास ध्यान देना चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं है। तो यहाँ पर ए तो है, तो यही इसका आंसर होगा, यानी ए इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्या है 16 और देखते हैं। एक दुकानदार है, किसी वस्तु को निश्चित कीमत पर बेचता है। उस वस्तु को वास्तविक विक्रय मूल्य से 33.33 पर बेचता है तो उसे इतने ही प्रतिशत की हानि होती है। यदि वह उस वस्तु को वास्तविक मूल्य से 60% बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? तो ठीक है, वास्तविक विक्रय मूल्य हम कह देते हैं कि 300% अधिक है, यानी एसपी सेलिंग प्राइस जो है वो आपका 300x है। कितना मान लें? 300। अब 300 इसलिए माना है क्योंकि ये 33.33 3 से ही भाग दे के 100 में से निकला होगा, इसलिए इसे ऐसा माना गया है। तो नया एसपी अगर हम निकालें तो 33 मल्टीप्लाइड बाई x ये इसमें हो जाएगा और 100 से डिवाइड कर दिया तो ये आपका कितना आ गया? तो ये मित्रों आपका आ गया 100x। कितना हो गया? 100x। ठीक है, ये आपका कितना हो गया सेलिंग प्राइस? 100x। ठीक है, अब ऐसे ही हानि पर बेच रहा है, तो हानि पर बेच रहा है तो कितना हो जाएगा कॉस्ट प्राइस? तो हानि पर बेच रहा है तो इसका मतलब 100 × 3/2 इक्वल टू आपका आ गया कितना? 150x। कितना आ गया? 150x। अब उसे कितना चाहिए? 60%। तो मित्रों उसे 60% सही है, तो 300x का 60, तो इसे सॉल्व करेंगे तो आएगा 180x। ठीक है, तो लाभ हम निकालेंगे तो लाभ क्या हो जाएगा? प्रॉफिट हमारा 180x - 150x/1
150x। तो इसे सॉल्व करेंगे तो आएगा आपका 100 मल्टीप्लाई 20%, कितना 20%। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्या कह रहा है 17, इसे देखते हैं। मीनाक्षी ने एक ऐसे बॉन्ड को 8,000 रुपये में निवेश किया जिसकी ब्याज दर प्रत्येक वर्ष दुगनी हो जाती है। निवेश के समय ब्याज 4 प्रति वर्ष थी, तो तीसरे वर्ष उसकी ब्याज दर में कितनी धनराशि प्राप्त होगी। तो यहाँ पर यदि हम बात करें 8,000 रुपये मूलधन है, ठीक है, प्रत्येक वर्ष दुगना हो जाता है, तो R1 4, R2 8 और R3 कितना हो जाएगा 16%। तो अब इसी के अनुसार हम इसे सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। और इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे ये ज़रा देखो। तो A बराबर तीसरे वर्ष P/1 प्लस R1 अपॉन 100, ठीक है, प्लस 1 प्लस R2 अपॉन 100 प्लस 1 R3 प्लस 100, ठीक है। तो जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आपका 10,423। कितना आ गया 10,423। तो 10,423 कहीं नहीं है, ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, नीचे दिए गए ग्राफ को ध्यान से पढ़िए। पढ़ लिया हमने ग्राफ को ध्यान से, और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस का आंसर दीजिए। तो मैंने कहा आपको ग्राफ को देखकर घबराना नहीं है, सीधा उस पर जूझ पड़ना है, ठीक है। तो आप जूझ गए ग्राफ पर और जूझ गए तो आपका आंसर निकल आएगा, ठीक है। क्या निकल आएगा, आंसर निकल आएगा। क्या है ज़रा देखते हैं। 2008 की तुलना में 2009 में कितने क्षेत्रकों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की वृद्धि हुई है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो 2008 की तुलना में 2009 में 4 क्षेत्रों में क्या हुई है, प्रत्यक्ष वृद्धि। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। कौन से क्षेत्रों में वृद्धि हुई है, तो आप देख लेंगे 4 क्षेत्रों में वृद्धि हुई है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19। ग्राफ को ध्यान से पढ़िए और बताइए इसके आंसर। तो देखिए ज़रा PQRST में U निर्दिष्ट में PQRST एवं U के ठीक हुए पुरुष और महिला रोगियों की संख्या को दर्शाता है, ठीक। तो इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो इसमें क्या क्वेश्चन है इसे ज़रा समझते हैं। चिकित्सालय में R के ठीक होने वाले पुरुष, B मरीज, सभी चिकित्सालयों में ठीक होने वाले कुल मरीजों का लगभग कितना है, तो कुल मरीजों का लगभग 24% है, यानी सी आंसर इसका जो है सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्या है, रमन ने 10% से 15% की 2 क्रमिक छूट 8,000 रुपये की एक साइकिल खरीदी। इसकी मरम्मत में कुछ पैसे खर्च किए, फिर 8,000 रुपये में बेच दिए। निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं। तो ज़रा देख लेते हैं। CP कितना दिया है हमारा, CP दिया है 8,000। कितना दिया है 8,000, ठीक है, 8,000 दिया गया है, ठीक। रमन को 10 और 15% की छूट दी गई, ठीक। तो प्राप्त राशि कितनी हो जाएगी, CP बराबर हम देखेंगे 8,000, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई 19/100 प्लस मल्टीप्लाइड बाई 85/100। तो इसे जब करेंगे तो आएगा आपका 6,120 रुपीज़, ठीक है। अब क्या हुआ, अब उसने 8,000 रुपये मरम्मत और लाभ और हानि, तो 8,000 रुपये, ठीक है, और CP प्लस मरम्मत की लागत, मरम्मत की प्लस लाभ हुआ या हानि, ठीक। तो इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो 120, ठीक, 8,000, ठीक। तो इसे जब सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, ए हमारा सही आंसर आ जाएगा, ठीक है। लाभ और हानि इतनी हो जाएगी। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन 20 हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देख रहे थे, क्वेश्चन नंबर 21 क्या है ज़रा देखते हैं और इसे कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। एक दुकानदार है और वो चीज़ें बेच रहा है, उसे समझते हैं। एक दुकानदार 40 रुपये के अंकित मूल्य पर पुस्तक को 15, ठीक है, बेच दी उसने 15% की छूट पर। अब हुआ क्या, हुआ ये कि 40 रुपये के अंकित मूल्य को 15% छूट पर बेचता है और 2 रुपये के मूल्य पर एक पेन निःशुल्क देता है। यदि वह 60% का लाभ कमाता है तो पुस्तक की लागत मूल्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो ज़रा देखते हैं, अंकित मूल्य कितना है हमारा 40 रुपये, छूट कितनी है मित्रों 15%,
ठीक है, कितनी है 15%। निःशुल्क जो पेन दे रहा है वो कितने रुपए का है, 2 रुपए का। ठीक है, अब प्रभावी कीमत अगर हम निकालें, प्रभावी कीमत जो कि निकलती है 40 माइनस 40 का 15% -2। तो जब हम मित्रों इसे सॉल्व करेंगे तो वो आएगा 32 रुपये। कितना आएगा, 32 रुपये आ जाएगा। कितना मित्रों, 32 रुपये ऐसे आ जाएगा। जो 20 5 3 3 6 6 12, थोड़ा गड़बड़ हो गया था। थोड़ा ये क्या हुआ कि 40 माइनस 40 इंटू 15/100 -2, तो इसे सॉल्व किया तो आया 32 रुपये। कितना लाभ मिल रहा है, 60 रुपये का। तो 32 का 160% निकाल लेंगे हम और इसकी कीमत निकालेंगे तो वो कीमत आएगी 20 रुपये। कितना आया, 20 रुपये। तो अगर हम इसका लाभ देखें, उसका शुद्ध लाभ, तो शुद्ध लाभ 32 में से 20 घटाया तो कितना आया, 12 रुपये। कितना आया मित्रों, 12 रुपये। तो क्या है, लाभ का लगभग 166% है ये। कितना है लाभ का, 166%। यदि हम इसे देखें तो ये कितना है, 20 गुणे 100/12 और इसे सॉल्व किया तो आया 166.6%। ठीक है, तो ये कितना हुआ, ऑप्शन बी हमारा सही हुआ। नेक्स्ट चलते हैं। एक पार्टी में 72% लोग रोटी खाई, 44% लोगों ने चावल खाया। प्रत्येक व्यक्ति ने या तो रोटी या चावल खाए, तो 80 लोगों ने दोनों खाए, तो पार्टी में कुल कितने लोग थे। तो हम इसमें मान लेते हैं पार्टी में कितने लोग थे, माना x थे। कितने थे, x थे। ठीक है, तो रोटी खाने वाले यदि हम देखें तो 72x/100 इतने लोगों ने रोटियां खाई। चावल वाले अगर हम देखें तो 40 चावल खाए। दोनों वाले में अगर हम देखें, जिसने दोनों खाए हैं, तो दोनों वाले में 70। ठीक है, तो इसे हम देखेंगे तो आएगा 0.16x, यानी ये किसके बराबर है, ये प्रश्नानुसार 80 लोगों के बराबर, यानी 0.16x जो है इक्वल टू कितना, 80 के। तो फिर जब इसे सॉल्व किया तो x की वैल्यू कितनी आई, 500। तो आंसर क्या हुआ, आंसर हुआ 2500। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। क्या कह रहा है 23, संजय का खर्च दिनेश के खर्च का 40% है। ठीक है, तो संजय का खर्च दिनेश के खर्च का 40%, दिनेश का खर्च शिखा के खर्च का 25% है। तो संजय का खर्च ज्ञात कीजिए। तो एक सीधा सीधा कर लेंगे, संजय, दिनेश और शिखा। ठीक है, तो यहाँ कितना हुआ, संजय, दिनेश और शिखा। ठीक है, तो इसे हम देखें तो यदि संजय का खर्च 40 है, दिनेश का 100 मान लेते हैं, तो शिखा का कितना है, इसका 400 हो जाएगा। तो ये जब हमने इसे सॉल्व किया तो आया 2, 5 और 20, 2, 5 और 20। ठीक है, 2, 5, 20। तो इसका प्रतिशत हम सीधा सीधा निकाल लेते हैं। संजय का प्रतिशत निकालेंगे। संजय का कितना हुआ, 2/20 मल्टीप्लाइड बाई 100, 10%। ठीक है, उसके बाद दिनेश का अगर हम देखें तो 2/5 × 100 बराबर कितना हुआ, 40। इसका देखें, ठीक है, शिखा का, तो शिखा कितना होगा, 90% से कम हो जाएगा और यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं 24 पर। किस पर मित्रों, 24 पर देखते हैं। नीचे दिए कथन S1 और S2 दिए गए हैं, जिनको बाद में एक प्रश्न दिया गया है। S1 की संख्या B की संख्या से 20% कम है, A संख्या C से 30% कम है। ठीक है, तो ABC सीधा निकाल लो। कैसे, A/B/C। तो कैसे आया, 63, 70 और 100। समझे, 63, 70 और 100। तो जब इसे हमने सॉल्व किया तो कितना आया, 70 - 63 डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाइड बाई 10, तो ये आ गया 10%। ठीक है, तो
S1 S2 दोनों मिलकर प्रश्न के उत्तर के लिए पर्याप्त हैं। ऑप्शन डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्या कह रहा है 25, इसे देखते हैं। नीचे दिए कथन बिक्री में 15% की वृद्धि हुई। क्या 1 वर्ष से 2 वर्ष तक की बिक्री में होने वाली वृद्धि पूर्ण रूप से 2 से 3 में होने वाली बिक्री में है? नीचे दिए गए ग्राफ को पूर्वक पढ़िए। 13 से 18 तक के बी ने कितनी निर्मित की? बी ने की हैं बी ने कितनी की हैं 1842। ठीक है। 13 से 18 ए द्वारा निर्मित की गई साइकिलों की औसत संख्या, इसका एवरेज निकालेंगे तो 6 का डिवाइड कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 249.6। ठीक है। और ऐसे ही बी का एवरेज निकालेंगे तो आएगा 307। ठीक है। तो इसका क्या आएगा? इसका 307 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 307। ठीक है। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 81% और यही हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं। पूजा अर्चना दोनों एक निश्चित राशि को अलग अलग वर्ष में निवेश करते हैं। 2 वर्ष के 5% वर्ष की दर पर और 820 रुपये प्राप्त किए, जबकि अर्चना ने समान समय समान ब्याज पर समान ब्याज प्राप्त किया। तो विचार कीजिए उनके द्वारा निवेश की गई मूलधन का योग 8200 रुपये है। अर्चना ने 200 रुपये अधिक निवेश किए। ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? हम 800 रुपये 20 रुपये प्राप्त हुए। समय 2 वर्ष है और ब्याज दर 5% है। ठीक है। तो इससे मूलधन निकाल सिंपल इंटरेस्ट की बेहतरी से। ठीक है। तो जब हम इसका मूलधन निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 8200 रुपये। इससे क्या है हमारा बता रहा है। ठीक है। और फिर या फिर हम इसे चक्रवृद्धि ब्याज से कर दें। ठीक। तो यहाँ पर दोनों विकल्प गलत हैं। ऑप्शन यानी डी ऑप्शन हमारा नेक्स्ट करते हैं। इस चुनाव में 3 उम्मीदवार हैं, रोहन, मोहन और सोहन। ठीक है। तो रोहन को कुल मतदान 30% प्राप्त हुआ। सोहन को शेष मतों का 60% प्राप्त हुआ। सोहन को 84,000 मत प्राप्त हुए। और जीत के अंतर में विजेता का अंतर क्या था? तो यहाँ पर यदि हम करें, हम यहाँ पे ऐसे क्वेश्चनों में मतों की संख्या मान लेते हैं। जब प्रतिशत में दिया जाए मित्रों तो 100x, टोटल मत कितने हो गए? 100 इंटू x। कैसे इसको सॉल्व करते हैं मित्रों? ठीक है। तो जब इसे हम सॉल्व कर रहे हैं तो इसे सॉल्व करते के दौरान जो हमारा आंसर निकलेगा वो हमारा आंसर निकलेगा 36,000। कितना निकलेगा? 36,000। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29। रवि की योजना 4,000 रुपये की निवेश करता है। तो चक्रवृद्धि ब्याज के कुल वर्षों में 7840 रुपये हो जाएगी। आधे समय में 4,000 रुपये की राशि 5600 रुपये हो जाएगी। ब्याज दर 12%। कौन सा इसमें सही है? तो यहाँ पे मान लेते हैं जब ऐसा क्वेश्चन हो तो हम आर की कोई रेट मान लेंगे और समय कोई रेट मान लेंगे। ठीक है। और ये हमने मान लिया एन और टी। और ऐसे ही हम इसे फॉर्मूले में सीधा एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है? A इज इक्वल टू होता है P1 + R/100 की पावर T यानी समय। ठीक है। तो जब इसे हम सॉल्व करेंगे, ठीक, जब इसे सॉल्व करते जाएंगे तो जो कथन एक है उसके अनुसार बात बिल्कुल सही होगी और दूसरा गलत होगा। ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। परिच्छेद दिया गया है, ध्यान से पढ़िए।
अंतर्राज्यीय नदियों के केंद्र के दायरे के अधीन रखने की परंपरागत औचित्य यह है कि चूँकि ये नदियाँ किसी भी सीमा या प्रशासनिक से बनी हुई नहीं हैं, इसलिए कोई भी राज्य निश्चय की ओर होने वाले प्रवाह में अवस्थित किसी अन्य राज्य को वंचित करके उनके जल का उपयोग करने के विशेष अधिकार का दावा नहीं कर सकता है। हालांकि रोचक बात यह है कि यद्यपि संघ सूची में अंतर्राज्यीय जल का उल्लेख है, लेकिन राज्य सूची में जल शब्द का उपयोग केवल यह दर्शाने के लिए किया गया है कि राज्य की सीमाओं के भीतर सीमित सतही जल क्या है। इसके कारण राज्यों को अपनी सीमाओं के भीतर उपलब्ध सतही जल के संपूर्ण क्षेत्र पर कानून बनाने की अनुमति मिलती है, भले ही नदी या उसकी सहायक नदी का स्रोत उसकी सीमा के बाहर अवस्थित हो या फिर वह नदी किसी अन्य राज्य में अप्रवाहित हो रही हो। इस संदर्भ में कोई राज्य विभिन्न प्रयोजनों के लिए जल का उपयोग करने में अपने अधिकार का तभी प्रयोग करता है जब केंद्र सरकार उचित समझे। किसी राज्य द्वारा अंतर्राज्यीय जल के अविवेकपूर्ण उपयोग की स्थिति में केंद्र व्यापक जनहित में राज्य को प्रतिबंधित करने के लिए कानून बना सकती है। तो कौन सा परिच्छेद सही उत्तर बता रहा है, सर्वोत्तम निहितार्थ को दर्शा रहा है, ये हमें बताना है। तो पहला क्या है, जैसा कि इस पैराग्राफ में आप समझ रहे होंगे, ये राज्यों के अंतर्राज्यीय जल के संबंधी अधिकार से रिलेटेड है, जो कि कावेरी कृष्णा जल विवाद, गोदावरी कृष्णा जल विवाद, यानी दो राज्यों में जल विवाद होता है, उससे रिलेटेड है। ठीक है, तो जरा इसके ऑप्शन देखते हैं क्वेश्चंस के। क्या है, अंतर्राज्यीय नदियाँ वाले सभी राज्यों का नुकसान है क्योंकि वे नदियों को केंद्र के दायरों के अधीन होती हैं, ऐसी कोई बात नहीं की, बिल्कुल गलत। संघ सूची में अंतर्राज्यीय जल और राज्य सूची में जल के बीच संघर्ष संशोधन के साथ समाप्त किया जाना चाहिए, इसकी भी कोई चर्चा नहीं है। अंतर्राज्यीय नदी जल वितरण की जटिल प्रक्रियाओं को उपयोग कर अधिकार को अपनाने और केंद्र द्वारा निगरानी करना आवश्यक है। किसी भी राज्य के पास अंतर्राज्यीय नदी जल के संबंध में किसी प्रकार की शक्ति नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ शक्ति होनी चाहिए पर चर्चा है, इसलिए ये गलत है। सबसे सटीक आंसर सी होगा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी हमारा उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं हम लोग। संयुक्त राष्ट्र विश्व जल विकास रिपोर्ट ने स्वच्छ जल उपलब्धता के वर्तमान रुझानों के और भविष्य में उम्मीदों पर एक अद्यतित जानकारी प्रदान की है। जल सुरक्षा के कार्य गुणवत्ता के जल की पर्याप्त मात्रा, एक संधारणीय पहुंच की रक्षा करने के लोगों की क्षमता पहले से ही अनेक लोगों के लिए खतरे में है। अगले कुछ दशकों की स्थिति और भी बदतर हो जाएगी। 7.7 अरब लोगों की वर्तमान विश्व स्वच्छ जल की कमी एक प्रमुख मुद्दा है। 2050 तक जब विश्व जनसंख्या 9.4 से 10.2 बिलियन के बीच पहुंच जाएगी और जो 22 से 34% की वृद्धि है, तब जल प्रणाली पर दबाव बढ़ जाएगा। स्थानीय संसाधनों से असंबद्ध विभिन्न क्षेत्रों में असमान जनसंख्या वृद्धि के कारण यह तनाव और बढ़ जाएगा। यह जनसंख्या वृद्धि का अधिकांश हिस्सा विकासशील देशों, पहले अफ्रीका और फिर एशिया से अपेक्षित है, जहां स्वच्छ जल की कमी पहले से ही एक बड़ा मुद्दा है। निम्नलिखित में से कौन से परिच्छेद का निहितार्थ का सर्वोत्तम रूप दर्शाता है, देखते हैं जरा क्या है ये। स्वच्छ जल तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए UNWWR के बारे में केंद्रित है। नहीं, एशिया अफ्रीका में जल की कमी मौजूदा कारणों के अलावा जनसंख्या वृद्धि का प्रमुख योगदान होगा। न केवल विकासशील देशों में, विकसित देशों में स्वच्छ जल की कमी का सामना करना पड़ा है। स्वच्छ जल की संधारणीय पहुंच सुनिश्चित करना सर्वोत्तम जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करता है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे सर्वोत्तम जो आंसर होगा वो है ये, क्योंकि इसमें जनसंख्या वृद्धि का प्रमुख मुद्दा उठाया गया है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32। किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले 43% अंक प्राप्त करना आवश्यक है। अंशुमन ने 86% प्राप्त किए हैं, अंक प्राप्त किए हैं, लेकिन 86 अंकों से असफल हो गया है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कुल अंक 7 का गुणांक है। ठीक है, तीसरा उत्तीर्ण कुल अंकों में 238 अंक कम हैं, उसके अंक उत्तीर्ण अंकों से 52% कम हैं। 200 अंक को जोड़ने में उत्तीर्ण अंकों के 66.27% अधिक हैं। तो अंशुमन 86 अंक से असफल हो गया, तो 43% में पास होना है। ठीक है, तो ये हम 86 से जोड़ दें तो
कितना हो जाएगा 172, यानी 45% कितना है 172, क्या है 45% 172 है। तो कुल अंक निकाल सकते हैं, तो कुल अंक हम निकाल लेंगे तो कितना होगा 400 अंक होंगे। ठीक है, तो कुल अंक 7 का गुणांक है, बिल्कुल नहीं है, पहला स्टेटमेंट गलत। ठीक है, उत्तीर्ण कुल अंकों से 238 अंक कम है, ये बात बिल्कुल सही है, 238 अंक कम है। ठीक है, उसके अंकों में उत्तीर्ण 52% कम है, हाँ 52% कम है, ये भी बात बिल्कुल सही है। ठीक है, दूसरा 200 अंक तक जोड़ने में स्कूल उत्तीर्ण अंकों का 66% अधिक हो जाएगा, ये भी गलत। तो ऑप्शन कौन सा होगा, बी ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33। सच्चा एक निश्चित राशि चक्रवृद्धि वृद्धि में निवेश की, इसमें 2 वर्षों में 69% की वृद्धि हो गई, ब्याज दर क्या होना चाहिए। तो हम राशि मान लेते हैं 100 रुपये। कितनी राशि मान ली, 100 रुपये राशि मान ली। ठीक है, अब जब हमने इसे 100 रुपये राशि मान ली है तो 2 वर्षों में कितनी वृद्धि हुई, 2 वर्षों में 69% हुई। कितनी हुई, 2 वर्षों में 69%। ठीक है, अब यहाँ पे ये जब हम सॉल्व करते हैं तो इसको हम ब्याज दर कितनी होनी चाहिए, तो आंसर आएगा 30%। कितना होगा, 30%। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34। मिहिर ने 6% प्रतिदिन 6% प्रतिवर्ष की दर से कोई धनराशि निवेश की जो साधारण ब्याज पर 5 वर्षों में 1430 रुपये हो गई। अब ब्याज दर बढ़कर 10% वार्षिक कर दी जाए तो 2.5 वर्ष से कितनी धनराशि प्राप्त होगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखें मिश्र धन कितना है, ये तो हमारा ए हो गया ना मिश्र धन। ठीक है, और टाइम दिया गया है। ठीक है, और मूलधन निकालना है तो मूलधन निकलेगा 1100 रुपये। हाँ ठीक है, 1100 रुपये निकला। ठीक, और उसमें दूसरी बात 375 रुपये और जोड़े जाएंगे और आंसर आ जाएगा कितना, सी, यानी आंसर सी, यानी हमारा सही उत्तर क्या होगा, सी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट चलते हैं, क्या है 35। ये ग्राफ दिया गया है और इस ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन दिए गए। ठीक है, दिए गए वर्ष में किस वर्ष प्रति कुंटल निर्यात मूल्य अधिकतम था, तो ये वर्ष हैं और निर्यात मूल्य दिया गया है। तो आप लोग ग्राफ देखेंगे तो 2003 पर अगर आप देखेंगे तो निर्यात जो थे 2003 में क्या था, सॉरी ये निर्यात 2003 में क्या है, ज़्यादा है, तो आंसर क्या होगा 2003 होगा। बिल्कुल देख के ही बताना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36। क्या कह रहा है, नीचे दिए गए ग्राफ ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और आने वाले प्रश्नों का उत्तर दीजिए। हार्परली परसेंटेज 50, 25, 40, 20। ठीक है, यदि वृक्ष की लंबाई ऊंचाई 2 फीट थी तो 1.5 वर्ष बाद कितनी ऊंचाई कितनी होगी। तो यहाँ पर 1.5 वर्ष बाद ऊंचाई की बात करें तो मित्रों, ठीक है, 6 महीने में बाद वृक्ष की ऊंचाई कितनी हो गई, 6 महीने में 2 फीट बढ़ गई। कितनी बढ़ गई, 2 फीट। ठीक है, 1.5 वर्ष बाद उसकी ऊंचाई कितनी होगी, तो 1.5 वर्ष बाद यदि हम 1 वर्ष बाद ऊंचाई देखें तो 3 फीट का 125% यानी 15/4, तो 4.5 आएगा। कितना आएगा, 4.5, जो कहीं नहीं है, ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37। एक मशीन के मूल्य में प्रत्येक वर्ष 16% की वृद्धि मूल्यह्रास हो रहा है, तो 2022 था तो क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर यदि हम देखें मशीन का मूल्य निकालना है तो ए फॉर्मूला सीधा हमें पता होना चाहिए, P बराबर 1 + R/100⁴ n। अब R यहाँ नेगेटिव है तो R के आगे नेगेटिव आ जाएगा, और जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा आंसर 62,500, यानी ऑप्शन बी जो है हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38। रमेश और सुरेश ने कुल मिलाकर 2100 रुपये का निवेश किया। रमेश ने 3.5 वर्षों में 4.5% ब्याज साधारण ब्याज पर निवेश किया, जबकि सुरेश ने 4 वर्षों के लिए 5.25% साधारण ब्याज पर निवेश किया। ठीक है, तो सुरेश की राशि निवेश की राशि से कितने अधिक है, तो वो 900 रुपये अधिक निकलेगी। ठीक है, तो ये आंसर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39।
राम द्वारा गणित के पर्याप्त अंकों में 6%, विज्ञान में राजू द्वारा अंक के 18% के बराबर हैं। विज्ञान में राजू द्वारा प्राप्त अंकों का 10%, मोहन द्वारा अंग्रेजी में प्राप्त अंकों के 30% के बराबर है। ठीक है, तो इसे आप ऐसे करेंगे, राम के 6% इज इक्वल टू राजू के विज्ञान के 18%। ऐसे करके जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो इसका अंकों का सही तरीके से डिफाइन नहीं किया जाएगा, यानी ऑप्शन डी पर्याप्त आंकड़े। ठीक है, आगे जो है हमारा क्वेश्चन है वो है 40 नंबर। क्या कह रहा है 40 नंबर? श्यामलाल 2 वर्ष के लिए श्यामलाल 2 वर्ष के लिए 12% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 3350 रुपये उधार देता है। इस समय अवधि के अंत में उसे ब्याज के रूप में कितनी धनराशि मिलेगी? तो यहाँ पर यदि हम जाएं और इसे सॉल्व करें तो चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला आपको पता ही है, CP कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है हमारा, P1 + R/100⁻n-1। जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 994। नेक्स्ट है आपका बेरोजगारी का परिवार और सामान्य अर्थव्यवस्था दोनों पर विनाशकारी प्रभाव पड़ सकता है। आय की हानि, उपभोक्ता व्यय में कमी और तात्कालिक प्रभाव होता है। हालांकि परिवार के लिए उपभोक्ता व्यय में कमी पर अनिश्चितता में वृद्धि का प्रभाव कई गुना हो सकता है। एक परिवार जो बेरोजगारी का सामना कर रहा है उसके व्यय में अत्यधिक कटौती किए जाने की संभावना रहती है, जो प्रायः अनिश्चितता का कारण होने वाली आय की हानि से अधिक होती है। साथ ही रोजगार में वृद्धि पुनः प्राप्ति के बाद भी व्यय के इसी स्तर को प्राप्त करने में देरी हो सकती है। किसी परिवार पर बेरोजगारी का मनोवैज्ञानिक प्रभाव व्यापक अर्थव्यवस्था पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकता है। कारण से अर्थशास्त्री लंबे समय से पुनः रोजगार बाजार में गतिशील प्रभावों पर बेहतर जानकारी की मांग कर रहे हैं। नए बेरोजगारों के लिए पुनः रोजगार बाजार में अति शीघ्र प्रवेश करना और सर्वोत्तम संभव वेतन की प्राप्ति फिर से विकास करना समाज का सर्वोत्तम हित में है। ठीक है, अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या है जरा इसके देखो। उपरोक्त परिच्छेद के आधार पर निम्नलिखित धारणा बनाई जा सकती है। बेरोजगारी के समग्र प्रभाव को स्वतः अकेले आकलन अर्थशास्त्री द्वारा नहीं किया जा सकता। ऐसी कोई चर्चा इसमें नहीं की गई है, गलत है। सरकार ने बेरोजगारों को उसकी व्यवस्था सुनिश्चित करनी चाहिए, इस पर भी नहीं। ऑप्शन डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट है तार्किक एवं तर्कसंगत निष्कर्ष क्या निकाले जा सकते हैं। पहला क्या निष्कर्ष है इसे देखते हैं। अर्थशास्त्रियों ने परिवार के पर बेरोजगारी के प्रभाव के आयामों को विधिवत अध्ययन किया। ऐसी कोई बात अध्ययन नहीं की गई है। बेरोजगारी किसी भी अर्थव्यवस्था विकास के लिए सबसे बड़ी चुनौती है तो, लेकिन यहाँ पर कोई चर्चा नहीं है। तीसरा, बेरोजगारी के संबंध अनिश्चितता बेरोजगारी में कम गंभीरता का विषय नहीं है, ये बात बिल्कुल सही बात है, तो यही इसका आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43। पहले ये पढ़ना है विज्ञान और दर्शन के बीच संबंध जटिल एवं कुछ हद तक संदेहास्पद हैं। एक तरफ देखा जाए तो कुछ महान वैज्ञानिक, महान दार्शनिक भी रहे हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं कि पेशेवर अर्थ में बल्कि गहन चिंतन के अर्थ में न्यूटन और लाइबनिज जैसी महान हस्तियों के कार्यों में विज्ञान और दर्शन प्रायः साथ साथ देखे जाते हैं। इसलिए यह कहना कभी भी मुश्किल या अनावश्यक और निश्चित रूप से कालानुक्रमिक है। जहाँ विज्ञान समाप्त होता है दर्शन वहाँ से शुरू होता है, लेकिन दूसरी तरफ दर्शन को प्रायः अनुपयुक्त माना जाता है। इसलिए एक दार्शनिक दृष्टिकोण विज्ञान के लिए पूर्णतः अप्रासंगिक और निकृष्टतम रूप से हानिकारक हैं, जैसा कि आर्मेचर दर्शन की विवेतर पृष्ठों से पता चलता है, जो विज्ञान के अनभिज्ञ रूप से आनंदपूर्वक रहते हैं। ठीक है, अब इसका मर्म बताना है। ठीक है, तो देखो जरा मर्म। विज्ञान और दर्शन के बीच विरोधाभासी प्रकृति करना असंभव है। ठीक है, न्यूटन और लाइबनिज महानतम दार्शनिक वैज्ञानिक थे, तो ये दोनों इससे निष्कर्ष नहीं निकाले जाते हैं। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। क्या है? एक संवेदनशील सामाजिक क्षेत्र कार्यक्रम अस्थिर और अमानकीकृत होते हैं। जैसे जैसे सरकार मतदाताओं को रिझाने की कोशिश करती है, उस समय ऐसी अनेक योजनाएं होती हैं
जो लगातार पुनर्गठन के दौर से गुजर रही होती हैं। इस तथ्य को लेकर भी अत्यधिक भ्रांति है कि सामाजिक व्यय की स्पष्टीकरण कैसे किया जाए। इसके अतिरिक्त चूंकि संघीय कार्यक्रम प्रायः राज्यों द्वारा कार्यान्वित किए जाते हैं, इसलिए धन का हस्तांतरण राज्यों को किया जाता है और उसका पुनः आवंटन विभिन्न रूप क्षेत्रों में किया जाता है। इस प्रकार भ्रष्टता के कारण धन प्रवाह की पारदर्शिता खराब होती है और एक स्थायी समस्या यह है कि वास्तविक भुगतान आवंटन में देरी होती है। इन उद्देश्यों के लिए आपातकालीन निधि का आपूर्ति सामाजिक क्षेत्र के बजट से की जाती है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हमें बताने हैं, क्या हैं जरा उसे देखते हैं। उपयुक्त परिच्छेद के आधार पर निम्नलिखित पूर्व धारणाएं बनाई गई हैं। समय पर भुगतान के बिना कार्यक्रम की प्रभावशीलता का समझौता किया जाता है। गरीबों के कल्याण के लिए सामाजिक क्षेत्र की योजनाओं का पुनर्गठन और अराजनीतिकरण किया जाना चाहिए। तो ये दोनों बातें बिल्कुल सही हैं, यानी ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45। क्या है 45, उसे देखते हैं। यदि A बराबर P का 45%, Q का -Q का 15 बराबर और B बराबर P का 25, Q का 20, तो निम्नलिखित में A माइनस B बताइए। तो इसे हम सॉल्व कर सकते हैं, कोई ज़्यादा कठिन नहीं है, जैसा कहा है वैसा करें। तो पॉइंट को इसे क्या कर दें, इसे क्या कर दें हम, इसे देखो मित्रों 0.45 P माइनस 0.15 Q A की वैल्यू है, ठीक है। अब क्या है, ये वाला फॉर्मूला रखो, ये रखो, ये रखो वैल्यू। तो कौन सी स्थिति में A माइनस B धनात्मक होगा, आप अलग अलग निकालेंगे तो वो स्थिति होगी B इक्वल टू 1, यानी ऑप्शन बी हमारा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46। A 30% छूट देता है, मशीन बेचनी B ने उसी मशीन को 10% की लगातार छूट देकर
ये दोनों की धारणाएं सही नहीं है, दोनों बिल्कुल क्या हैं, गलत हैं। ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं, उपयुक्त में मर्म बताइए। तो मर्म जरा पढ़िए। संसाधन में पर्याप्त ध्यान रखने की आवश्यकता है। ठीक है, अत्यधिक जल उपयोग द्रव्य के लिए ध्यान केंद्रित करने वाला किसी मॉडल पर अत्यधिक संभावना से लाभ होना चाहिए। राजनीतिक बात करनी, पर्यावरणीय क्षेत्रों विकास और अपनी जल प्राप्त किया जाना की आवश्यकता है। यही ऑप्शन हमारा सही है। 75 वर्ष से संयुक्त राष्ट्र की स्थापना के बाद संघर्ष और हिंसा की स्थिति में काफी परिवर्तन आया है। अब संघर्ष कम घातक होते जा रहे हैं, तो प्राय राष्ट्र के बजाय घरेलू समूहों में उत्पन्न होती है, जिससे मानव अधिकार नियमित हो रही हैं। वैश्विक स्तर पर लिंग आधारित समूहों में वृद्धि हो रही है। बच्चों के ग्रुप शिक्षा के साथ अंतर वैश्विक विकास और के पढ़ने वाले भाव से भी अधिक प्रभावी मान्यता मिली है। साइबर हमलों और इसी तरह का चरम पर लाइव स्ट्रीम के बारे में चिंताएं बढ़ा दी हैं। उदाहरण के लिए डेटा है, रेमेंसलियर से संबंधित आपराधिक गतिविधियाँ, ठीक है, वृद्धि हुई है। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग तनावपूर्ण हो रहे हैं और और हिंसा के स्वरूप में भी परिवर्तन हुआ है। अब ये क्वेश्चन है मेरा, इसे सर्वोत्तम मर्म बताना है। कौन सा सर्वोत्तम मर्म है? पहला, प्रौद्योगिकी सहित होने के कारण हम लोगों में सबसे अधिक घातक हथियार हैं। ये बात कोई चर्चा नहीं की गई है। विश्व में साइबर हमलों के माध्यम से होने वाले इस पर भी कोई चर्चा नहीं। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के बिना संघर्षों से पूर्ण रोकथाम अधिक होगा। यही सही है, ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52। ज्ञात कीजिए। तो यहाँ क्या है? इंटू 100, ठीक है, और ये हो गया हमारा 20%। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55। नीचे दिए गए ग्राफ को ध्यानपूर्वक अध्ययन करना है और उसके बाद आने वाले प्रश्न का उत्तर देना है। ठीक है, दे दो। क्या है प्रश्न? पिछले वर्ष की तुलना में 16 में योजना 1 को होने वाली वृद्धि पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2018 में हो योजना 20 से लाभ होने वाली में वृद्धि का कितने प्रतिशत था? तो देखते हैं 16 में योजना से लाभ में होने वाली वृद्धि कितनी है। 100 में से कितना घटाना है? 45 घटाना है, तो आ जाएगा आपका 55। ऐसे ही बी में होने वाली वृद्धि की अगर हम बात करें 70 माइनस 45 करें तो आएगा 25। तो जब हम इसकी वृद्धि निकालेंगे 55 इंटू 100/25 तो वो निकलेगी 220%। कितनी निकलेगी? 220%। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56। एक दुकानदार सुबह से एक चादर 840 रुपये में बेचकर 20% लाभ प्राप्त करता है। दूसरी चादर 1248 रुपये में बेचना 4% की हानि होती है। ठीक है, तो अगर हम इसमें देखें 840 मल्टीप्लाइड बाई 100/120 और इसे सॉल्व करेंगे तो आएगा 700 रुपये। ठीक है, ऐसे ही हानि में अगर हम बात करें 100/96 इंटू कितना 1248 तो आ जाएगा 1300 रुपये। ठीक है, तो टोटल कुल लाभ कितना उसने खर्च किया? 2000 रुपये। और टोटल उसने कितने में चीज़ें खरीदी? 2088 में। तो हानि कितने की हुई? 88 की। तो जब इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 4.4% लाभ। कितना? 4.4% लाभ। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 57 पर। क्या है 57? एक पैसे जितने
की प्रतियोगिता में मोनू ने अधिकतम पैसे जीतने की प्रतियोगिता में मोनू ने अधिकतम पुरस्कार राशि, गोलू ने अधिकतम पुरस्कार राशि 50% प्राप्त किया। तो कुल क्या है, गोलू द्वारा मोनू द्वारा जीते गए पैसों में 25% अधिक थे। कितने अधिक थे? 25% अधिक, ठीक है। और जबकि गोलू द्वारा जीते गए पैसे 20% कम प्राप्त हुए। तो ये दोनों बातें अनुसरण होंगी, ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है अनिमेश की निश्चित संख्या में नींबू खरीदते हैं, उसमें 1/3 नींबू 20% लाभ पर बेच दिए, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। क्या विचार है, इसे समझते हैं जरा। पहला, उपयुक्त 1 का अनुसरण करता है, 2 का अनुसरण करता है, तो किसका अनुसरण करता है? 1 का। ऑप्शन ए हमारा सही है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 59। यदि संजीव साधारण ब्याज पर निश्चित धनराशि निवेश करता है, 12.5 वर्षों में दुगनी हो जाएगी, तो धनराशि तिगुनी कब होगी? तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो धनराशि तिगुनी कब होगी, तो उसे दुगनी होने में वर्ष लगेंगे कितने? 25। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 60। किसी वस्तु की कीमत 25% बढ़ जाती है तो गृह स्वामी उसकी खपत कितने प्रतिशत कम कर दे कि खर्च ना हो? तो यहाँ पर दर गुणे उपभोग बराबर खर्च क्या होगा? सीधा फॉर्मूला है दर गुणे उपभोग क्या हो जाएगा? खर्च के बराबर, ठीक है। तो जब इसे हम खर्च करते हैं तो ये कितनी प्रतिशत कम कर दे? 25% कम कर दे, ठीक है मित्रों। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 61 पर। कविता का वार्षिक वेतन 80,000 रुपये है, यदि वह प्रत्येक वर्ष 2.5% की कटौती हो रही है तो 2.2 वर्ष बाद उसे कितना पैसा मिलेगा? तो 2.2 वर्ष बाद उसे मिलेगा 75,600 जी, ठीक है। इसमें हमने सीधा फॉर्मूला लगा दिया है सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट का, ठीक है मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62, लेकिन उससे पहले हमें पैराग्राफ पढ़ना है और देखना है क्या है पैराग्राफ। सरकारें, संगठनों, व्यक्तियों और व्यक्तिगत डेटा को निरंतर उत्पन्न, एकत्रित और प्रोसेस किए जा रहे हैं। डेटा संरक्षण व्यक्तिगत डेटा प्रोसेसिंग के लाभों और जोखिमों को लित करने का प्रयास करता है ताकि व्यक्तियों को विश्वास हो कि उनका डेटा सुरक्षित रूप से एकत्रित और संग्रहित किया गया था और उनका उपयोग केवल वैध उद्देश्यों के लिए किया जाता है। सामान्य तौर पर डेटा संरक्षण कानूनों के लिए व्यक्तिगत डेटा प्रोसेसिंग को वैध, सीमित, पारदर्शी, सटीक और सुरक्षित होना आवश्यक है। यतः प्रायः ये व्यक्तियों की सामाजिक सुरक्षा के प्रयास करते हैं और उनके व्यक्तिगत डेटा को प्रोसेसिंग करने के तरीके में कुछ नियंत्रण प्रदान करते हैं। समान तौर पर ये जांच और दायित्वों को भी लागू करने की शक्तियों में संस्थानों को भी क्या करते हैं? स्थापित करते हैं और मजबूत डेटा संरक्षण ढांचा निश्चितता प्रदान करते हैं। डिजिटल अर्थव्यवस्था में निवेश, प्रतिस्पर्धा, नवाचार, प्रोत्साहन हो सकता है। डिजिटल गवर्नमेंट में निजी क्षेत्रक सेवाएं बेहतर हो सकती हैं। तो पूर्व धारणाएं बतानी हैं, ठीक है। क्या बतानी है? पूर्व धारणाएं। तो पहली धारणा पढ़िए। भारत में पहले मजबूत डेटा संरक्षण की बात जोखिमों में संतुलित करता है, इस पर कोई चर्चा नहीं है। डेटा संरक्षण और निजता संबंधी चिंताएं हैं, बल्कि किसी भी देश के आर्थिक विकास के लिए भी महत्वपूर्ण है। ये बात बिल्कुल सही है। ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 63। निम्नलिखित में कौन सा परिच्छेद का मर्म है? क्या है? व्यक्तिगत डेटा दुरुपयोग में अत्यधिक घटनाएं मजबूत डेटा के मांग कर सकती हैं। हितधारकों में मजबूत डेटा संरक्षण ढांचा, डेटा संरक्षण सरकारों के बीच, निजी कंपनियों के बीच महत्व का होना चाहिए। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो सबसे सही आंसर बी है। नेक्स्ट पढ़ो। उभरती अर्थव्यवस्था में कृत्रिम बुद्धिमत्ता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की व्यावसायिक उपयोग को बढ़ने के साथ एआई प्रौद्योगिकियों के स्टार्टअप को वित्त पोषित करने और उन्हें विकसित करने के हासिल करने के लिए वैश्विक दौड़ तेज हो रही है। एआई उन्नत देशों के उभरते बाजारों दोनों में सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि को बढ़ा सकता है। ऊर्जा क्षेत्र में एआई विद्युत पारेषण को अनुकूलित कर सकता है। स्वास्थ्य देखभाल के क्षेत्र में एआई से रोग निदान और दवा की खोज में अत्यधिक लाभ होगा। शिक्षा क्षेत्र में एआई का उपयोग सीखने और परिवेश में परिणामों को सुधार हो सकता है। कार्यस्थल का हिस्सा बनने, संक्रमण के दौरान युवाओं को बेहतर रूप में तैयार किया जा सकता है। विनिर्माण क्षेत्र में एआई कार्य क्षमता, गुणवत्ता, लागत बेहतर डिज़ाइन करने और आगामी ज़रूरतों के अनुरूप उनके रखरखाव की सुधार करने में मदद कर सकता है। एआई उन लोगों को ऋण और वित्तीय सेवाएं पहुंचाने में मदद कर सकता है जिनके पास कोई अभाव है। ये परिवहन और लॉजिस्टिक्स एआई में प्रभावी संचालन और सड़क सुरक्षा में लॉजिस्टिक चेन को उभरते हुए बाजारों मजबूत कर सकता है। वैश्विक निवेश बढ़ा सकता है।
अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में अधिक लाभ हो सकता है। ठीक है, अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, देखते हैं परिच्छेद में कौन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का लाभ है। तो देखते हैं जरा इसमें। स्वास्थ्य देखभाल का क्षेत्र क्रिटिकल सर्जरी करना, इसमें कोई चर्चा नहीं है। नए कार्यबल कुशल बनाना सही है। राष्ट्रों की समृद्धि को बढ़ावा देना, दोनों सही है, यानी ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 66(5). क्या है? सर्वाधिक तर्कसंगत निष्कर्ष निकाला जा सकता है। क्या है निष्कर्ष? उभरते बाजारों की तुलना में उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में एआई अधिक निवेश किया जा सकता है। ठीक है, एआई कार्यान्वयन क्षेत्रों में उभरते बाजारों में काफ़ी फायदा हो सकता है। ये दोनों बातें बिल्कुल सही हैं, ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं परिच्छेद जलवायु परिवर्तन, प्रौद्योगिकी, शहरीकरण जैसे मुद्दों का विकास तत्काल व्यक्तिगत चुनौतियों में पैदा कर रहा है। उदाहरण के लिए जलवायु परिवर्तन पर्यावरणीय निम्नीकरण में तेज कर रहा है, चरम मौसम की घटनाओं में अभिवृद्धि तीव्र की वृद्धि कर रहा है, लेकिन लोगों पर इसका प्रभाव समान रूप से पड़ रहा है। यदि जलवायु परिवर्तन के समय पर समाधान नहीं किया जाता तो दोनों देशों के भीतर असमानता बढ़ जाएगी और संभवतः देशों के बीच असमानता को कम करने की वर्तमान जद्दोजहद सकती है। व्यापार और पहुँच, कनेक्टिविटी, वित्तीय समावेशन आदि में वृद्धि करके प्रौद्योगिकी की एक महान समता प्रदायक हो सकता है, लेकिन ऐसे देश जहां बेहतर कनेक्टिविटी नहीं है वे इसके परिणाम स्वरूप हाशिए पर जा सकते हैं, विशेष रूप से इसलिए कि कुछ देशों की प्रगति धीमी हो रही है या विपरीत दिशा में जा रही है। शहरीकरण और वैश्विक रुझान से शहर असमानताओं के बढ़ते हुए केंद्र बनते जा रहे हैं, जहां धन की उच्च स्तर बेहतर बुनियादी संरचना के साथ अवंचना क्षेत्र में मौजूद हैं और प्राय आपस में जुड़े हुए हैं शहरी असमानता को करने। तो क्वेश्चन नंबर 66, विश्व देशों के बीच असमानता कम करने की दिशा में कोई प्रगति नहीं हुई है। शहरीकरण की मांग ग्रामीण और शहरी लोगों को असमानता को बढ़ाकर अवधि को गंभीर रूप से प्रभावित करेगी। पूर्व धारणाएं क्या हैं? अगर हम इसकी पूर्व धारणा में जाएंगे तो ये दोनों की दोनों पूर्व धारणाएं यहाँ पर नहीं है, ऑप्शन डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 67। राधा अपनी बचत का 40% चार धाम यात्रा में खर्च किया, शेष 10% चैरिटी में खर्च कर दिया। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चनों में लिए हम पूरी आय कितना मान लेंगे? 100 मान लेंगे। ठीक है, 40 वहाँ बजा तो 60 हो गया, 60 का 10%, ठीक, और उसके बाद उसके पास कितना बचा? 16.67%। और यदि अंत में उसके पास 22,500 हैं तो कौन सी राशि उसने चैरिटी में खर्च, निम्नलिखित में कौन सा सही होगा? तो यहाँ पर यदि हम बात करें, राधा ने अपनी बचत का 8% चैरिटी में, राधा ने अपनी बचत का 15% चैरिटी के भोजन पर खर्च किया, यही इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 68। अकेले जार का वजन पानी के भरे जार के 12.5% है, जबकि पानी की कुछ मात्रा हटा दी जाए तब जार का शेष पानी का वजन मूल वजन का प्रतिशत हो जाता है। भिन्नात्मक भाग हटा दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर यदि हम करें तो मूल वजन x मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं? x। तो 12.5/100 इंटू x इज इक्वल टू x/8 आ जाएगा। ऐसे ही x माइनस x/8 इज इक्वल टू 7/8। ठीक है, तो कितना आया? 7/8, यानी ऑप्शन जो होगा वो 6/7 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 69। क्या है? एक रिपोर्ट में 16 सीट होती हैं, प्रत्येक सीट में 50 लाइनें और प्रत्येक लाइन में 60 अक्षर, और रिपोर्ट की नई सीटों को पुनः टाइप की जाती है तो प्रत्येक नई सीट में 30 लाइनें, प्रत्येक लाइन में 25 सीट अक्षर, सीटों की संख्या प्रतिशत में कितनी वृद्धि हुई? तो यहाँ पर यदि वृद्धि की बात करें तो ये कितनी वृद्धि हो जाएगी? 300% वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 70। रघु ने प्रतिवर्ष 12% की ब्याज दर से 18,000 रुपये उधार लिए, 15% की ब्याज दर से कुछ पैसे उधार लिए और 2% की वार्षिक दर से उसका भुगतान किया। कुल ब्याज 9,000 रुपये है, तो उसको कितना पैसा उधार लिया था? ठीक है, तो ऐसा में हम मूलधन क्या कर लेते हैं? SI बराबर मूलधन यानी P/100। ठीक है, तो 15% उसने x रुपये उधार लिए, तो अगर हम इसे देखें तो 18,000 मल्टीप्लाइड बाई 12/2/100, ठीक है, प्लस x/15, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई 2/100, ठीक है,
इक्वल टू हुआ कितना 9000। तो जब इसे सॉल्व करते जाएंगे तो x की वैल्यू आएगी कितनी हमारी, x की वैल्यू आ जाएगी 33,600, जो कि कहीं नहीं है, ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 71। अनुराग किसी वस्तु को इतने रुपए पर बेचकर 25% लाभ प्राप्त करता है, उससे द्वारा अर्जित किया गया लाभ कितना है। उसके द्वारा अर्जित किया गया लाभ, ठीक है, तो प्राप्त लाभ कितना है 25%, यानी 3920 बटे 125 गुणे 100, तो कितना आया 3136 रुपये आए। ठीक है, और जब हम इसे घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, CP माइनस SP माइनस CP, तो आएगा 784 रुपये। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 72। रमेश और सुरेश बाजार में समान कीमत पर आम खरीदते हैं। रमेश अपने आम बेचकर 20% लाभ अर्जित करता है। सुरेश ने रमेश के विक्रय मूल्य के दुगने पर बेचा, तो उसका अर्जित लाभ बताइए। तो यहाँ पर बात करते हैं अर्जित लाभ कितना है इस पर। तो मित्रों अर्जित लाभ की अगर हम बात करें तो कितना होगा, तो मित्रों अर्जित लाभ होगा 140%, यानी ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73। यदि एक व्यक्ति किसी पॉलिसी में कुछ पैसा निवेश करता है, पहले वर्ष 10% प्रतिफल देता है, अगले वर्ष 20% प्रतिफल देता है, उसके द्वारा निवेश की गई राशि बताइए। तो उसके द्वारा निवेश की गई राशि यदि हम देखें, ठीक है, तो क्या है, एक व्यक्ति किसी पॉलिसी का 10% प्रतिफल देता है, अगले वर्ष 20% देता है। ठीक, तो हम क्या करेंगे 110/100 इंटू ए, तो कितना हो गया 1.1 ए। तो अगले वर्ष क्या दिया 120/100 इंटू 1.1 ए, तो ये हो गया 1.1 ए, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाई 1.2। ठीक, तो ये हुआ। तो जब इसे हमने सॉल्व किया तो ये आएगा कितना 1.1 इंटू 1.2 की पावर 5, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। यदि किसी आयत की लंबाई 30% और चौड़ाई कितनी हो जाए 25% की वृद्धि हो जाए, ठीक है, तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो 20, 25, एक फॉर्मूला होता है A + B + AB/100, ऐसा कर लो, पहले तो ये समझ लो। तो 20 + 25 + 20 इंटू 25/100, ठीक है, 45 - 5, कितना हुआ 20 ये + 25 ये + 5 ये, तो कितना हो गया 50%। ऑप्शन क्या हो जाएगा सी, सीधा फॉर्मूला है, सब में वृद्धि हो रही है तो यहाँ पे फॉर्मूले में लगा दो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 75। ए बी सी का वेतन 30%, 40% अधिक है, बी 1%, तो कितना समान वेतन होगा। तो यहाँ पर आंसर आएगा ऑप्शन डी हमारा। नेक्स्ट चलते हैं परिच्छेद। वर्तमान में ये काफ़ी स्पष्ट है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में जैविक खेती एक तेज़ी से बढ़ता हुआ आर्थिक क्षेत्र है। हालांकि अनसुलझा प्रश्न यह है कि कृषिगत घरेलू की बात आती है तो क्या जैविक खेती में आने वाले परंपरागत किसान परंपरागत खेती करने वाले किसानों की तुलना में बेहतर स्थिति में हैं। एक अध्ययन में विशाल फर्म स्तर पर डेटा मिलान प्रकलनकर्ता मैनेजिंग एस्टिमेटर का उपयोग करके इन संबंधों का पता लगाने और प्रयास किया गया है कि प्रमाणित जैविक किसानों में परंपरागत किसानों के बीच कृषिगत घरेलू आय और अन्य विभिन्न घटकों के बीच क्या संबंध है। उम्मीद है कि विपरीत प्रमाणित जैविक किसान परंपरागत किसानों की तुलना में उल्लेखनीय रूप से अधिक घरेलू आय अर्जित नहीं करते हैं। यद्यपि प्रमाणित जैविक उत्पाद अधिक राजस्व अर्जित करते हैं, लेकिन उन्हें उत्पादन व्यय भी अधिक करना पड़ता है। विशेष रूप से प्रमाणित जैविक उत्पादन श्रम बीमा और विपणन शुल्क परंपरागत किसानों की तुलना में काफ़ी अधिक खर्च करते हैं। नतीजे यह बताते हैं कि आर्थिक प्रोत्साहन की कमी जैविक खेती में रूपांतरण में एक बड़ी बाधा हो सकती है। तो देखते हैं यहाँ पर क्या है, विवेकपूर्ण निष्कर्ष निकालना है। तो विवेकपूर्ण निष्कर्ष हम लोग निकालने में वैसे भी अब पारंगत हासिल कर ली है,
ठीक है। परंपरागत खेती की तुलना में जैविक खेती की लागत में कम खेत स्तरीय डेटा शोध की आवश्यकता है, इसकी कोई चर्चा नहीं है। जैविक खेती के परंपरागत खेती की तुलना में काफ़ी अधिक लाभ निबल, इसकी भी नहीं, दोनों गलत हो जाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर मूल भाव बताना है। तो मूल भाव क्या है इसके बारे में देखना है। तो मित्रों मूल भाव में अगर हम जाएंगे तो क्या हो जाएगा, चूँकि परंपरागत खेती लाभदायक है इसलिए जैविक खेती की चुनौतीपूर्ण होगा, बिल्कुल गलत। एक जैविक खेती कम लाभदायक, संयुक्त राज्य अमेरिका में जैविक खेती की वृद्धि कम कर दिया जाता है, श्रम बनाने में अधिक लाभदायक, यानी ऑप्शन सी हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 78 देखते हैं। क्या है, एक दुकानदार 5% छूट देकर वस्तु को बेचता है और 14% लाभ कमाता है। छूट नहीं दी जाती है तो क्या अर्जित कीजिए। तो अगर हम छूट नहीं दे रहे हैं और लाभ कमा रहे हैं तो देखिए, तो आप एक काम करिए ना, वस्तु मान लो 100 रुपये की, ठीक है, और हमने छूट कितने दे दी, 5% छूट दे दी, विक्रय मूल्य कितना हो गया है 114 रुपये। अब क्या किया, अंकित मूल्य x रुपये हो तो छूट कितना दिया 95x बाई 100 इज इक्वल टू कितना है 114, और इसे सॉल्व करेंगे तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 120। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा सी 20%, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 79। किसी धनराशि में प्रतिवर्ष ब्याज दर पर निवेश किया गया 2 वर्षों बाद मूल राशि 2.5 गुना हो जाती है, ब्याज की गणना ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर ब्याज की गणना ज्ञात करेंगे तो ये हो जाएगा 50%। और लास्ट क्वेश्चन है आज का, किसी कारखाने में कार्य की मात्रा 50% बढ़ा दी जाए तो नए कार्य और पूर्व नियोजित के समय में बेहतर समाप्त करने हेतु श्रमिकों की संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जानी चाहिए। तो यहाँ पर श्रमिकों की वृद्धि में वृद्धिजन करने की बात होगी तो आंसर आएगा 20%, ठीक है। तो इस तरह मित्रों आज हम लोगों ने ये प्रश्न सॉल्व किए, ठीक। नेक्स्ट सारे CSAT के पेपर आपको हमारे इस चैनल पे मिल जाएंगे। तो विभिन्न संस्थानों के जो CSAT के पेपर हैं, अन्य पेपर हैं, आपको हमारे इस सारे चैनल में मिलेंगे। तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए और अपने कमेंट्स ज़रूर हमें दीजिए। धन्यवाद, जय हिंद, थैंक यू।